अब इस चैप्टर से हम अगला प्रश्न देखेंगे और ये जो अगला प्रश्न है ये है भारत में जनसंख्या वृद्धि में प्रादेशिक दृष्टि से अंतर मिलता है, इसके कारणों का उल्लेख करें। तो जनसंख्या वृद्धि में हमारे भारत में प्रादेशिक दृष्टि से अंतर मिलता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से जनसंख्या वृद्धि दर होते हैं। तो इसी के कारणों को हमें बताना है यहाँ पे कि इन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है और कौन कौन से क्षेत्र हैं वो। तो देखते हैं इसे भी। जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर भारत में 4 प्रादेशिक प्रवृत्तियां मिलती हैं। तो हमारे भारत में 4 ऐसे प्रादेशिक क्षेत्र हैं जहाँ पे अलग अलग प्रकार से जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिलती है। तो पहला जो क्षेत्र है ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र है मध्य मैदानी भाग, तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत और चौथा है जो ये पश्चिमोत्तर भारत है। तो इसे हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा भारत, ये कुछ इस प्रकार से, ये लगभग आप मान लीजिए कि ये हो गया हमारा भारत। और ये वाला जो क्षेत्र है ये हो गया उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र हो गया ये मध्य मैदानी भाग, फिर ये नीचे वाला ये प्रायद्वीपीय भारत और चौथा जो है ये पश्चिमोत्तर भारत, ये वाला क्षेत्र पश्चिम में, भारत के पश्चिम में। तो पहला है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो इसे देखते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर इत्यादि क्षेत्र आते हैं। तो इन क्षेत्रों में सबसे पहले यहाँ पे नागालैंड, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद यहाँ पे मणिपुर, उसके बाद यहाँ पे मिजोरम और यहाँ पे त्रिपुरा। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पे असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश भी आएगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर इत्यादि क्षेत्र आते हैं। यहाँ अति उच्च जनसंख्या वृद्धि दर है। तो इस क्षेत्र में जो जनसंख्या वृद्धि दर है ये काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, जहाँ वार्षिक वृद्धि दर 40 से 60% तक पाई जाती है। तो इन क्षेत्रों में देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, ये 40 से 60% तक है, वो भी वार्षिक, अर्थात हर वर्ष के अंत में अगर देखें तो 40 से 60% तक जनसंख्या बढ़ जाती है। और भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो राज्य है ये है नागालैंड। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड में ही है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर होने के प्रमुख कारण है। तो यही हमें बताना है कि जनसंख्या वृद्धि दर अलग अलग क्षेत्र में किन कारणों से हो रहे हैं। तो जो इन क्षेत्रों में है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर क्यों है, तो यहाँ पे देश के विकास कार्यों से ये क्षेत्र जो है अछूता है। फिर त्रिपुरा जैसे राज्यों में बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना, तो ये जो क्षेत्र है हमारा ये बांग्लादेश से सटा हुआ है और जिसके कारण यहाँ पे त्रिपुरा या फिर अन्य क्षेत्रों में, भारत के अन्य राज्यों में भी बांग्लादेशी शरणार्थी आते हैं। फिर अगला, चाय बागानों में बिहारी एवं संथाली मजदूरों का आना। तो अभी झारखंड से भी और बिहार से भी जो मजदूर हैं वो भी इन क्षेत्रों में जाते हैं। तो जिसके कारण इन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक देखने को मिलती है। जनसंख्या वृद्धि दर की गति अति उच्च होने के कारण यहाँ विकास की दर धीमी है तथा यह क्षेत्र आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है। निजी उग्रवादी संगठन, आतंकवादी संगठनों एवं विदेशी गुप्तचर एजेंसियों की मिलीभगत के कारण भी यहाँ का विकास प्रभावित हो रहा है। तो जनसंख्या वृद्धि दर अति उच्च हो रहा है और जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी उस क्षेत्र में विकास की दर धीमी होगी। विकास तो होगी पर वो धीमी गति से होगी। और यह क्षेत्र आर्थिक रूप से भी अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है। और क्यों ये कारण है, तो आर्थिक रूप से पिछड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं, फिर निजी उग्रवादी संगठन अर्थात नक्सली भी हैं इन क्षेत्रों में, एवं विदेशी गुप्तचर एजेंसियों की मिलीभगत के कारण ये क्षेत्र विकास से प्रभावित हो रहा है, अर्थात यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। फिर अगला जो है ये है मध्य मैदानी भाग। इसके अंतर्गत प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड तथा उड़ीसा आते हैं। यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर उच्च है। तो ये जो मैदानी क्षेत्र है ये भारत का मैदानी क्षेत्र, तो ये जो क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है तथा इस क्षेत्र के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, जिस कारण से यहाँ पे उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ की जलवायु जो है ये सुखद प्रकार की है और इस कारण यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर जो है ये काफ़ी ज़्यादा उच्च देखने को मिलती है।
तो इन क्षेत्रों के अंतर्गत जैसे कि उत्तर प्रदेश, यहाँ पे यहाँ के सब जनसंख्या जो है ये सर्वाधिक है, पूरे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ही है, लगभग 20 करोड़ के आसपास। फिर बिहार, बंगाल, झारखंड तथा उड़ीसा आते हैं। यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर उच्च है, जहाँ वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2 से 3% पाई जाती है। तो इन क्षेत्रों में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर देखा जाए तो ये 2 से 3% तक पाया जाता है। यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर उच्च होने के प्रमुख कारण हैं, यह जलोढ़ मैदानी भाग है, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, तो यहाँ पे अच्छे से फसलों का उत्पादन हो जाता है, खाद्यान्न की भी किसी प्रकार से कमी नहीं है, तो इस कारण से भी यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि उच्च देखने को मिलता है। यहाँ गंगा एवं उनकी प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन इत्यादि बहती है, अर्थात इस भाग में नदियों का जाल फैला हुआ है जो कृषि कार्य में सिंचाई के लिए उपलब्ध है। फिर अगला कारण जो है, ये प्राचीन काल में भारत के लोगों का आगमन इसी क्षेत्र में हुआ था, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या का घनत्व बढ़ता गया। तो जैसे आप देखेंगे प्राचीन काल में सबसे पहले आर्य जो आए थे इसी क्षेत्र में आए थे, सिंधु सभ्यता का भी विकास जो है इसी क्षेत्र में हुआ था, लगभग इसी क्षेत्र में, मतलब इस क्षेत्र में भी हुआ था, इधर थोड़ा सा पूर्वी भाग में भी। और फिर धीरे धीरे जो शासकों का शासन करने का जो क्षेत्र रहा, ये भी यही क्षेत्र रहा, जिसके कारण भी यहाँ पे जनसंख्या काफ़ी अधिक है। तो ये प्राचीन काल से ही जनसंख्या अधिक है, तो अभी भी यहाँ की जनसंख्या उच्च ही देखने को मिलती है। तो यहाँ जो जनसंख्या अधिक है इसके कारण हो गए, यहाँ की जो मिट्टी है काफ़ी उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ मैदान ही है, और साथ ही साथ गंगा नदी है एवं उसकी सहायक नदियाँ हैं, जिसके कारण यहाँ पे कृषि के लिए सिंचाई की उपलब्धता हो पाती है। फिर प्राचीन काल में लोगों का आगमन इसी क्षेत्र में हुआ, जिसके कारण यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा हो गया है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो ये है बिहार में, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में कहाँ है, तो ये है उत्तर प्रदेश में। यह क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा है, तो यह क्षेत्र भी जो है ये आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, अर्थात यहाँ के लोगों का आय काफ़ी कम है। यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर उच्च है, फलतः जनसंख्या घनत्व भी उच्च है, अर्थात बहुत ही कम क्षेत्र में, अर्थात 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में बहुत ही ज़्यादा लोग रहते हैं, जिसके कारण भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है एवं प्रति व्यक्ति आय ये भी कम है। यहाँ उद्योगों का विकास भी कम हो पाया है। फिर अगला जो क्षेत्र है ये है प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र। प्रायद्वीपीय भारत में केरल एवं तमिलनाडु को छोड़कर अन्य राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 2% है। यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर सामान्य होने के कारण, तो प्रायद्वीपीय भारत में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 2% के आसपास। और यहाँ पे केरल और तमिलनाडु को छोड़ दिया जाए तो इन क्षेत्रों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर ये लगभग 2% देखने को मिलती है। और यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर सामान्य होने के कारण क्यों है, मतलब इतने क्यों है, तो यह संसाधनों से भरा क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ आर्थिक विकास की दर अधिक है। तो इस क्षेत्र में संसाधनों की उपलब्धता अच्छी मात्रा में है, और इसके कारण यहाँ पे आर्थिक विकास दर भी अच्छी है। जैसे कि आप महाराष्ट्र को देख सकते हैं, महाराष्ट्र का मुंबई, कर्नाटक का बेंगलोर, हैदराबाद इत्यादि क्षेत्र। यहाँ साक्षरता, महिलाओं की नौकरियों में भागीदारी तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम अच्छे ढंग से चलाए गए हैं। अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है ये इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जैसे कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो यहाँ पे साक्षरता भी अधिक है, जैसे केरल राज्य में बहुत अधिक साक्षरता दर है, सबसे ज़्यादा भारत में साक्षर वही जिला है, वही राज्य है। फिर महिलाओं की नौकरी में भागीदारी भी है, और परिवार नियोजन कार्यक्रम भी यहाँ पे सही ढंग से चलाए जा रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत में केरल एवं तमिलनाडु की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम है, और प्रायद्वीपीय भारत में 2 राज्य केरल और तमिलनाडु, यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर कम है, बहुत ही कम है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर केरल में ही है। केरल में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम होने के कारण है। अब यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर कम क्यों है, तो इसके कारण भी है। लगभग 7% साक्षरता, तो यहाँ पे लगभग 100% तक साक्षरता है, ये लगभग में है।
फिर महिलाओं का सभी क्षेत्रों में पूर्ण भागीदारी है। केरल में लोगों का पश्चिम एशिया के देशों तथा भारत के अन्य राज्यों में प्रव्रजन। तो केरल के जो लोग हैं ये अधिकतर पश्चिमी एशिया तथा भारत के अन्य राज्यों में भी निवास करते हैं। तो इसका एक ये भी कारण हो गया जनसंख्या वृद्धि दर कम होने का। यहाँ संसाधन उपलब्ध हैं जिसका बेहतर उपयोग हो रहा है, फलतः आर्थिक रूप से विकसित क्षेत्र है। यहाँ पर जल संसाधनों का कृषि कार्यों में बेहतर उपयोग हो रहा है, फलतः समृद्धि बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो संसाधन है ये भी पर्याप्त मात्रा में है और इनका उपलब्ध भी सही प्रकार से हो रहा है। साथ ही साथ महिलाओं की सभी क्षेत्रों में भागीदारी है, परिवार नियोजन कार्यक्रम भी सही से चलाया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे साक्षरता दर भी लगभग 100% के आसपास है। ये केरल की बात हो गई साक्षरता दर। बाकी इन क्षेत्रों में साक्षरता दर 80% से ऊपर ही तक है। फिर आगे है पश्चिमोत्तर भारत। तो इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात इत्यादि क्षेत्र आते हैं जहां जनसंख्या वृद्धि दर भारतीय औसत से कम है। इन क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि दर कम होने का प्रमुख कारण है। तो पश्चिमोत्तर भारत में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर कम है। और इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात इत्यादि। अब भारत की जितनी भी औसत जनसंख्या वृद्धि दर है उससे यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर कम ही है और इन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर कम होने के कारण प्रमुख है। तो 2001 से लेकर के 2011 के जनगणना के बीच देखा जाए तो यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि दर का जो प्रतिशत था ये 1.64% था। और अभी का जो डेटा आया नहीं है क्योंकि अभी जनगणना हुई नहीं है, जिसके कारण ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो इन क्षेत्रों में जो जनसंख्या वृद्धि दर है ये और भारतीय औसत से भी कम है, अर्थात इससे भी कम है। हरित क्रांति के कारण कृषि कार्य में मशीनों का अधिक उपयोग हो रहा है। फिर अगला है पंजाब से काफ़ी संख्या में विदेशों तथा भारत के अन्य राज्यों में प्रव्रजन हुआ है, अर्थात प्रवासन हुआ है। तो यहाँ से काफ़ी लोग विदेशों में जाते हैं जैसे कि कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादि क्षेत्र में, और भारत के अन्य राज्यों में भी यहाँ से जाते हैं। फिर हरियाणा, पंजाब से काफ़ी संख्या में लोगों का प्रव्रजन दिल्ली राजधानी क्षेत्र की ओर हुआ है। तो हरियाणा, पंजाब से काफ़ी लोग दिल्ली में भी बसते हैं। पंजाब, हरियाणा में हरित क्रांति के कारण कृषि की उत्पादकता बढ़ी है, जिससे इनकी आय बढ़ी है, शिक्षा बढ़ा है। तो इस कारण से इन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर कम है। यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर कम है, फलतः प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। यहाँ आर्थिक विकास दर अन्य राज्यों की तुलना में तीव्र है। यह क्षेत्र आर्थिक रूप से विकसित क्षेत्र है। तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर कम होने के कारण हमने देख लिया, और जिसके कारण यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है, क्योंकि यहाँ पे हरित क्रांति के बाद उत्पादकता बढ़ी है कृषि में, तो यहाँ से प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। और आर्थिक विकास दर जो है ये अन्य राज्यों की तुलना में देखा जाए तो ये तीव्र है, और यह क्षेत्र आर्थिक रूप से भी विकसित क्षेत्र है। यहाँ पे राजधानी करीब होने के कारण इन क्षेत्रों से जो लोगों की संख्या है ये अधिक मात्रा में दिल्ली राजधानी की ओर प्रवासित हुई है, साथ ही साथ विदेशों की ओर भी यहाँ पे जाती है। तो इन सभी कारणों से जनसंख्या वृद्धि दर में अंतर मिलता है। तो ये प्रश्न भी हमारा यहाँ समाप्त होता है। अब अगला प्रश्न जो है ये है जननांगीय संक्रमण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की कसौटी पर भारत की जननांग की उपलब्धियों या स्थिति का मूल्यांकन करें। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि जननांग के संक्रमण सिद्धांत क्या है और किस समय किसी भी क्षेत्र या फिर किसी भी देश की जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है और कब घटती है और कब मध्यम रहती है। ये कुल 4 प्रकार की अवस्था हमें देखने को है। तो इसी के बारे में इस प्रश्न में आपको बताना है। तो आर्थिक विकास के भिन्न भिन्न स्तरों पर जन्म दर और मृत्यु दर की प्रवृत्तियाँ अलग अलग होती है। तो जब आर्थिक विकास होता है तब वहाँ पे आपको, जब किसी भी क्षेत्र में आर्थिक विकास होता है तो उस क्षेत्र में जन्म दर और मृत्यु दर की अलग अलग प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती है। अर्थात जब आर्थिक विकास प्रारंभिक चरण में होगा, अपने शुरुआती चरण में, तब जन्म दर भी अधिक रहेगी लेकिन मृत्यु दर भी अधिक ही रहेगी।
उसके बाद धीरे धीरे जब आर्थिक विकास का क्रम आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे आपको जन्म दर और मृत्यु दर के अनुपात में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इस कारण जनसंख्या वृद्धि की दर भी अलग अलग होती है। आर्थिक विकास के भिन्न भिन्न स्तरों पर जन्म दर और मृत्यु दर की प्रवृत्तियाँ अलग अलग होती है और इसी कारण से जनसंख्या वृद्धि की जो दर है ये भी अलग अलग होती है। आर्थिक विकास के साथ जन्म दर और मृत्यु दर में परिवर्तन आता है। तो जैसे जैसे आर्थिक विकास का जो चरण है ये आगे बढ़ेगा उसी प्रकार से जन्म दर और मृत्यु दर में भी परिवर्तन आएगा। फलतः जनसंख्या की वृद्धि दर और उसकी विशेषताओं में भी परिवर्तन आता है। इसका विश्लेषण करने हेतु थॉम्सन और नोटेस्टियन ने जननांग के संक्रमण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन कौन से विद्वान हैं? तो ये हैं थॉम्सन और नोटेस्टियन। इन्होंने जननांग के संक्रमण का सिद्धांत दिया और जनसंख्या वृद्धि की 3 अवस्थाओं को स्वीकार किया। बाद में इस सिद्धांत ने 4 अवस्थाओं को स्वीकार किया। तो इन्होंने पहले 3 अवस्थाओं को दिया, उसके बाद लास्ट में और एक सिद्धांत जोड़ा गया इसमें, तो कुल मिला के 4 सिद्धांत हो गए। प्रत्येक अवस्था की विशेषताएं इस प्रकार है। इन चारों अवस्थाओं को जो हम पढ़ेंगे भी, इसकी विशेषता जो है यहाँ पे नीचे दी हुई है, जिसे अब हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला चरण, प्रथम अवस्था या फिर उच्च आस्थेतिक अवस्था, हाई स्टेशनरी स्टेट। इस समय देश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होती है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं। इससे जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि कम होती है। तो देखिए, जब किसी देश की आर्थिक विकास की जो स्थिति है ये प्रारंभिक होती है, तब उस समय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होती है। उस समय उस क्षेत्र में कृषि सबसे अधिक प्राथमिक क्षेत्र होती है और इस समय चिकित्सीय विकास सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण जन्म दर भी होता है अधिक और मृत्यु दर भी अधिक होता है। अर्थात जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या भी अधिक होती है और मरने वाले बच्चों की भी संख्या अधिक होती है। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर जो है ये कम ही होती है, क्योंकि मृत्यु दर भी अधिक ही है। इसी कारण मान लीजिए कि 2 बच्चों का जन्म हुआ तो इसमें से एक की मृत्यु भी हो गई, तो जिसके कारण कुल रूप में देखा जाए तो एक ही बच्चे का जन्म हुआ, तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर कम ही रहेगी। फिर है द्वितीय अवस्था या फिर प्रारंभिक वृद्धिमान अवस्था, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेट। जब देश की अर्थव्यवस्था विकासशील होती है, यहाँ पे अर्थव्यवस्था हो जाएगा अर्थव्यवस्था। जब देश की अर्थव्यवस्था विकासशील होती है तो मृत्यु दर तेजी से गिरती है, जबकि जन्म दर ऊंची बनी रहती है। इससे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनती है। ऐसा चिकित्सा सुविधाओं में सुधार खाद्य पदार्थों की उपलब्धि की वजह से होता है। तो द्वितीय अवस्था में क्या होता है, यहाँ पे अर्थव्यवस्था जो है ये विकासशील होने लगती है और विकासशील होने के कारण जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं इसमें सुधार देखने को मिलती है, तो जिसके कारण मृत्यु दर ये घट जाती है। बच्चों का जो जन्म होता है ये तो उतना ही बना रहता है, लेकिन मृत्यु दर ये कम हो जाता है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है और ऐसी स्थिति को जनसंख्या विस्फोट की स्थिति भी कहा जाता है। और अर्थव्यवस्था के विकासशील होने के पश्चात खाद्य पदार्थों में भी उपलब्धि देखने को मिलती है और साथ ही साथ चिकित्सीय सुविधाओं में भी सुधार हो जाता है। फलतः क्या होता है, तो मृत्यु दर तेज़ी से गिरने लगती है और जनसंख्या दर जो है ये काफ़ी ज़्यादा उच्च हो जाती है। फिर अगला अवस्था जो है ये तृतीय अवस्था है, उत्तर वृद्धिमान अवस्था, लेट एक्सपेंडिंग स्टेट। आर्थिक विकास द्वारा जब अर्थव्यवस्था का कृषि प्रधान की स्थिति से आंशिक रूप से औद्योगिक स्थिति में रूपांतर होता है, तो जब कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से धीरे धीरे ये औद्योगिक स्थिति में आने लगता है, अर्थात उन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना होने लगती है, तब क्या होता है, तब उचित जीवन स्तर के प्रति जागरूकता के कारण जन्म दर में कमी आने लगती है। तो यहाँ पे जागरूकता बढ़ती है क्योंकि लोग विकास की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे जागरूकता बढ़ती है और लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है, जिसके कारण जन्म दर में कमी आने लगती है क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं, तो ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करते हैं। एक सीमा के बाद मृत्यु दर में भी मृत्यु दर में और कमी लाना संभव नहीं रहता है और यहाँ पे मृत्यु दर में भी कमी नहीं हो पाती है। इससे जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर बहुत कम रह जाता है, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर कम हो जाती है,
किंतु प्रजनक आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या अधिक रहने के कारण जनसंख्या वृद्धि होती रहती है। भारत इस अवस्था में प्रवेश कर चुका है। तो हमारा भारत जो है ये अभी तृतीय अवस्था में है। और भारत जब आज़ाद हुआ था, अर्थात आज़ादी के समय भारत प्रथम अवस्था में था, उच्च स्थितिक अवस्था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है तृतीय अवस्था में? तो इसमें कृषि प्रधान स्थिति से ये उद्योगों की ओर स्थानांतरित हो रहा है, जिसके कारण जीवन स्तर जो है ये उच्च हो रहा है और लोगों के मन में जागरूकता आ रही है, अर्थात लोग जागरूक हो रहे हैं, जिसके कारण जन्म दर जो है ये कम हो रही है और मृत्यु दर भी कम हो रही है। तो जिसके कारण जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर बहुत कम रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि दर तो कम ही होती है, लेकिन क्या होता है, प्रजनक आयु वर्ग के लोगों की संख्या अधिक होती है, अर्थात इतने लोग हो जाते हैं, अर्थात जनन करने वाले लोग इतने हो जाते हैं जनसंख्या अत्यधिक होने के कारण कि एक भी अगर बच्चा पैदा करे तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि अभी भारत की जनसंख्या कितनी है, ये 142 करोड़ है। अगर ये अधिक बच्चे पैदा ना करे, बस एक एक ही करके करे, तो भी जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी, लगभग 284 तक पहुंच जाएगी। अगर इतनी भी ना हो, अगर इसकी आधी भी हो तो भी ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, ये 200 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। और भारत इसी अवस्था में प्रवेश कर चुका है। फिर अगला जो अवस्था है ये है चतुर्थ अवस्था या फिर निम्न स्थितिक अवस्था, लॉ स्टेशनरी स्टेट। चतुर्थ अवस्था में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अपने निम्न स्तर पर पहुंच जाते हैं। इसका दो परिणाम होता है, या तो जनसंख्या स्थिर बनी रहती है अथवा जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक हो जाती है। तो इस अवस्था में क्या होता है, यहाँ पे मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही बहुत ही निम्न स्तर पे पहुँच जाता है। और इसका परिणाम क्या होता है, तो इसके दो परिणाम होते हैं। पहला तो या फिर जनसंख्या स्थिर बनी रहेगी, जितनी है उतनी ही रहेगी, या फिर जनसंख्या वृद्धि दर में ऋणात्मकता आ जाएगी, जितनी जनसंख्या है उससे कम हो जाएगी जनसंख्या धीरे धीरे। आपने सुना भी होगा कि साउथ कोरिया जो है इसकी जनसंख्या वृद्धि दर ये ऋणात्मक है, ये कम होती जा रही है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों नहीं, अर्थात 75 से 100 सालों के बीच ये देश समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है, क्योंकि यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होता जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे बच्चे लोग पैदा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो रही है, ऋणात्मक हो रही है। फिर आगे जो है 1921 से 1951 की अवधि में भारत की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने लगी। तो भारत की जनसंख्या 1921 से 1951 में बढ़ने लगी, क्योंकि इस समय जो भारत था ये कृषि प्रधान था और अपने विकासशील स्तर तक पहुंच रहा था। 1921 को भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त ने महान विभाजक वर्ष कहा है। तो 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। इस समय मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट आई और इस प्रकार भारत इस स्थिति में जनसंख्या संक्रमण की प्रारंभिक वृद्धिमान अवस्था में था, अर्थात यहाँ पे जन्म दर क्या हो रही थी, तो अधिक हो रही थी और मृत्यु दर घट रही थी, जिसके कारण यहाँ पे जन्म दर अधिक होने के कारण क्या हो गया, तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर अधिक देखने को मिली। और उसके बाद 1951 से 1981 के दौरान भारत की जनसंख्या में रिकॉर्ड वृद्धि देखने को मिली। यह भारत में जनसंख्या विस्फोट का काल था। तो ये जो समय है ये जनसंख्या विस्फोट का समय कहलाया। इस समय तक भारत दूसरी स्थिति में बना रहा। 1981 से अब तक भारत उत्तर वृद्धिमान अवस्था में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है, अर्थात तृतीय अवस्था में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में जनसंख्या नियंत्रण की प्रक्रिया को तेज करके 2045 तक भारत की जनसंख्या को स्थिर कर देने का लक्ष्य रखा गया है। तो 1921 से 1951 की अवधि में भारत में जो जनसंख्या ये वृद्धि दर देखने को मिली जनसंख्या में, और 1981 को महान विभाजक वर्ष कहा गया है। 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा गया है। और जनसंख्या विस्फोट किस समय देखने को मिली, तो 1951 से 81 के बीच इसमें रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई। और इस समय तक भारत अपनी दूसरी अवस्था में बना रहा, अर्थात प्रारंभिक वृद्धिमान अवस्था या फिर द्वितीय अवस्था। और इसके बाद से 1981 से अब तक भारत तृतीय अवस्था में
प्रवेश करने का प्रयास भी कर रहा है और अभी ये पहुंच भी गया है। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में जनसंख्या नियंत्रण की प्रक्रिया को तेज करके भारत के द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि 2045 तक जनसंख्या को स्थिर कर दिया जाएगा। तो जननांगीय संक्रमण सिद्धांत में हमें क्या देखा, तो इसमें थॉमसन और नोटेस्टियन इनके द्वारा जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत दिया गया है, जिसमें प्रारंभ में तो 3 अवस्थाओं को स्वीकार किया गया था, लेकिन बाद में इसमें और एक अवस्था जोड़ा गया और अभी इसमें 4 अवस्थाएं शामिल हैं। तो जिसमें है पहला प्रथम अवस्था उच्च अस्थितिक अवस्था। तो इस समय जो देश की अर्थव्यवस्था होती है कृषि प्रधान होती है, फलस्वरूप जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर कम ही होती है। फिर द्वितीय अवस्था में क्या होता है, तो इस समय देश की अर्थव्यवस्था विकासशील होती है और मृत्यु दर तेज़ी से गिर जाती है, क्योंकि इसमें चिकित्सीय सुविधाओं का सुधार होता है और खाद्य पदार्थों में उपलब्धि होती है, जिसके कारण मृत्यु दर कम हो जाती है और जन्म दर तो उच्च ही बनी रहती है, जिसके कारण यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर अत्यधिक देखने को मिलेगी। फिर तृतीय अवस्था में क्या होता है, अर्थात उत्तर वृद्धिमान अवस्था में, तो इस समय देश की अर्थव्यवस्था है जो ये कृषि प्रधान से आगे बढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश करती है और जिस कारण से जीवन स्तर उच्च होता है और लोगों में जागरूकता आती है और फलस्वरूप जन्म दर में कमी आने लगती है, लेकिन यहाँ पे मृत्यु दर जो है ये भी कम ही रहता है और फलस्वरूप दोनों में अंतर कम हो जाता है, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच। लेकिन प्रजनक आयु वर्ग के लोगों की संख्या अधिक होने के कारण जनसंख्या वृद्धि होती है। फिर चतुर्थ अवस्था में क्या है, तो इसमें जो है मृत्यु दर और जन्म दर ये दोनों ही काफ़ी निम्न हो जाते हैं और इसका 2 परिणाम निकलता है, या तो जनसंख्या स्थिर बनी रहेगी या फिर जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक हो जाएगी। और भारत 1881 से 1921 तक उच्च अस्थितिक अवस्था में था। इस समय औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर मात्र 0.19% था। उसके बाद 1921 से 1951 के मध्य जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने लगी। 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा गया। फिर 1951 से 81 के बीच जनसंख्या विस्फोट का समय देखा गया और फिर भारत इस समय दूसरी स्थिति तक बना रहा। उसके बाद 1981 के बाद अब तक जो भारत है ये तीसरी अवस्था में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है और ये भी प्रवेश कर भी चुका है तृतीय अवस्था में। और जनसंख्या नीति के अनुसार भारत का लक्ष्य है 2045 तक जनसंख्या को स्थिर कर देने का। तो ये प्रश्न भी हमारे यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम आगे करेंगे अगला प्रश्न, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास के लिए बाधक है, इसे स्पष्ट करें। और इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी, आप इसके लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 6206193277। ये यहाँ पे भी दी हुई है कॉन्टैक्ट नंबर 6206193277।